आइए प्यारे बच्चों, आज से हम लोग जो है मैथ की क्लास रेगुलर करते हैं। और इसके पहले हमने मैथमेटिक्स के अध्याय 1 कक्षा 12 के अध्याय 1 जो संबंध और फलन है उस पर वीडियोज लेक्चर बना चुका हूं। बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें कुछ इश्यूज थे जिसके वजह से उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर थी और आप लोग उसको समझने में कठिनाई हो रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसको हमारे टेक्निकल टीम द्वारा वो जो इश्यूज़ थे उसको ठीक कर दिया गया और अब जो है एक नया वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो फिर जिससे कि आप लोगों को अध्ययन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कक्षा 12 का जो गणित सेक्शन है उसका अध्याय 1 संबंध एवं फलन है। इससे जो है हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बताए थे उस लेक्चर में भी कि जो है संबंध और फलन को ज्ञात करने के लिए, पढ़ने के लिए इसके बारे में हमें सबसे पहले कक्षा 11 में जो हमने अध्याय 2 का चैप्टर था, अध्याय 2 था जो है संबंध और फलन, उस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं जिससे जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के अच्छे से चीज़ें सब क्लियर होती जाएं। तो अध्याय 2 में कक्षा 11 में जो है संबंध और फलन पढ़ने से पहले कार्तीय गुणन, ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये आप लोगों को पता रहेगा तो आगे जो है संबंध पढ़ने में आसानी रहेगी। ये कार्तीय गुणन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स दो समुच्चयों का, दो अरिक्त समुच्चय, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और दूसरा अरिक्त समुच्चय बी है, ठीक है, जिसके अवयव क्या हैं? इस जो है ए और बी के अलग अलग अवयव हैं। चूँकि अरिक्त संबंध है इसलिए इसके अवयव मान लीजिए हम, ये ए है, इसके अवयव 1 2 3 है, 1 2 3, और ये दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव जो हैं 7 8 और 9, 7 8 और 9। मान लीजिए ये दोनों समुच्चय हैं, तो इन दोनों समुच्चयों का जो है कार्तीय गुणन निकालने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या करेंगे हम? ए क्रॉस बी जो है इस तरह से लिखते हैं। तो इसके अवयव कौन कौन से होंगे? इसके अवयव जो होंगे, ये ए क्रॉस बी जो है एक तरह का समुच्चय ही है और ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव जो हैं, जिसके सदस्य, जिसके एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, ठीक है। और वो ऑर्डर्ड पेयर जो दिए गए समुच्चय हैं, समुच्चय ए और बी, इनसे लेकर के बनाया गया होगा, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्डर पेयर का जो अवयव होंगे, युग्म होंगे, 2 होंगे अवयव। तो एक मान लीजिए ए होता है और दूसरा बी होता है, ठीक। तो इसमें जो पहला अवयव है, ऑर्डर पेयर का पहला अवयव जो है वो समुच्चय ए का अवयव रहेगा और जो दूसरा अवयव है वो समुच्चय बी का अवयव होता है। यहाँ तक क्लियर हो गई? तो अब आइए हम निकालते हैं ए क्रॉस बी में अवयव कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम जो समुच्चय ए का अवयव हैं 1 2 3, इन सब को जो है समुच्चय ए के बारी बारी अवयवों से जो है ऑर्डर बना करके उसको कामा से सेपरेट करके लिख देंगे, वही जो है हमारा ए क्रॉस बी के अवयव हो जाएंगे। तो ए का 7 से ऑर्डर बनेगा, पेयर 1 7, फिर कामा लगा दीजिए, फिर ए का 1 का 8 से 1 8, फिर 1 को 9 के साथ बनाइए, 1 और 9, ठीक। फिर 1 का हो गया तीनों से, तो बचेगा 2, तो 2 का बनाइए तीनों से, 2 7 2 8 2 9, 2 7 2 8 2 9, इस तरह से। फिर 2 का भी हो गया, तो अब जो बच रहा है तीसरा एलिमेंट्स 3 का बनाइए, 3 7 3 8 और 3 9। इस तरह से जितने भी बनेंगे तो उन सबको अब ऑर्डर पेयर बना के उसके बाद जो है मझले कोष्ठक में बंद कर दीजिए। यही जो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होगा, कार्तीय गुणन होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और बात नोटिस करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये समुच्चय हैं 1 2 3 और 7 8 9। तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ पी, मतलब इस समुच्चय में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या क्या है। तो सदस्यों की संख्या यही होंगे 1 2 3, मतलब 3 है सदस्य,
ठीक है। क्यू में कितने हैं, नंबर ऑफ क्यू क्या है, इसमें भी 3 है। तो जब दोनों समुच्चय में 3-3 अवयव हैं तो फिर जो ये ऑर्डर पेयर बनेगा पी क्रॉस क्यू का, तो पी क्रॉस क्यू में सदस्य कितने होंगे, कितने अवयव होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि नंबर ऑफ, अगर पी क्यू निकालना हो, पी क्रॉस क्यू निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर ऑफ पी दिया है, नंबर ऑफ क्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इन दोनों में 3 और 3 अवयव हैं तो हो जाएगा 3 त्रिकाई 9। मतलब जो ए और ये पी और क्यू के ऑर्डर पे जो बनेगा कार्तीय गुणन पी क्रॉस क्यू, इसमें समुच्चयों, उसमें जो है अवयवों की संख्या कितनी होंगी, यही 3 गुणे 3 मतलब 9 अवयव होंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 अवयव रहे होते हैं समुच्चय ए में और समुच्चय पी में, और समुच्चय क्यू में मान लीजिए 5 अवयव रहे होते, तो अगर हम पी क्रॉस क्यू निकालते तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती, 2 क्रॉस 5 इक्वल टू 10, मतलब उसमें 10 अवयवों की संख्या होती। ठीक है, तो ये तो रहा आपका जो है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन में और जो है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए कार्तीय गुणन के अवयव बनाते कैसे हैं, कैसे जो है कार्तीय गुणन 2 समुच्चयों का निकाला जाता है। ठीक, अच्छा यही यहाँ पे दिया है कि यदि P में अवयवों की यदि P में P अवयव तथा Q में Q अवयव हैं तो P क्रॉस Q में P Q अवयव होते हैं, अर्थात नंबर ऑफ P इक्वल टू P और नंबर ऑफ Q इक्वल टू Q, तो नंबर ऑफ P क्रॉस Q इक्वल टू P Q डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। यदि P तथा Q अरिक्त समुच्चय हैं और P या Q में से कोई अपरिमित है, अपरिमित मतलब असीमित, मतलब बहुत ढेर से सारे इतने एलिमेंट्स जिसको गिना ना जा सके, अनलिमिटेड, असीमित हैं, तो वहाँ पे जो P क्रॉस Q बनेगा तो वो भी अपरिमित होगा। अगर कोई एक भी अगर अपरिमित हो गया, मतलब एक में इतना सारे एलिमेंट्स हो गए कि उसको गिना नहीं जा सकता, असंख्य हैं, अपरिमित, इनफाइनाइट हैं, तो जब P क्रॉस Q जो बनाएंगे हम तो उसमें भी अवयवों की संख्या अपरिमित ही होगी। क्योंकि मान लीजिए इसमें अगर अपरिमित हैं तो अपरिमित का इसमें से जो है जब ऑर्डर पेयर बनेगा तो आप बनाते चले जाएंगे, इनके अवयवों की कोई लास्ट सीमा तो है नहीं, तो आप कितना बहुत सारा बनता जाएगा, कहीं अंत ही नहीं होगा। तो वहाँ पे भी जो है ए क्रॉस से पी क्रॉस क्यू के अवयवों की संख्या जो है अपरिमित होगी। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया जो है 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। उसके बाद आइए अब संबंध पे चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है संबंध। देखिए संबंध जो है इसको आप जो है मैथमेटिक्स में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा दैनिक जीवन में बहुत सारे संबंध होते हैं। जैसे यहाँ पे राम सोहन का भाई है या पिता पुत्र का संबंध है, इस तरह से माँ बेटे का संबंध, बहुत सारे संबंध दैनिक जीवन में भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे संख्याएं हैं, वो मान लीजिए लाइन्स हो गई, कोई रेखा एक यल है और दूसरी रेखाखंड यन है, तो अगर ये रेखाएं या तो एक दूसरे के लंबवत होंगी, एक रेखाखंड यल होगा और एक जो है इस तरह से पैरेलल होगी यन के, या तो इस तरह से होंगे, या फिर क्या होगा, ये जो है इस तरह से समांतर हो जाएंगे, समांतर होंगी, लंबवत होंगी, या फिर और किसी न किसी तरह से संबंधित होंगी। ठीक, इसके अलावा जो है 2 संख्याएं होंगी, जैसे यहाँ पे y और x 2 संख्या है, x और y, यहाँ पे जो है इनके बीच में ये संबंध वर्ग का संबंध है, ये संख्याएं जो है वर्ग से एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, इसके अलावा जो है अगर आप जो है संबंध पढ़ेंगे गणित में, समुच्चय पर जो है संबंध पढ़ेंगे, तो वहाँ पे 2 समुच्चय दिया रहेगा और उन समुच्चयों के अवयवों के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कि एक समुच्चय दिया गया है, मान लीजिए कोई एक समुच्चय है ए और दूसरा समुच्चय बी है। ठीक,
और ए के अवयवों की संख्या है वही 1 2 3 मान लीजिए 1 2 3, ठीक। बी में अवयवों की संख्या 3 है और वो अवयव कौन कौन से हैं? 7 8 और 9। दो अरिक्त समुच्चय ए और समुच्चय बी हैं और इसके अवयव हैं 1 2 3 और 7 8 9, ठीक। तो इन दोनों समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर इस तरह से परिभाषित किया गया है कि आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट, मतलब सभी ऑर्डर पेयर, अभी आप जो है अगर पढ़े होंगे समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप में निरूपण, तो वहाँ पे लिखे होंगे यक्स सच दैट एक्स, मतलब सभी यक्स का समुच्चय। उसी तरह से यहाँ जो रिलेशन बन रहा है तो मतलब ए कामा बी, मतलब ए और बी का जो ऑर्डर पेयर है तो सभी ए और बी क्रमित युग्मों का समुच्चय इस तरह से कि यहाँ पे ए जो है ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म का पहला अवयव वो किस में बिलोंग्स करेगा? बिलोंग्स टू ए, मतलब इस संबंध का जो अवयव होंगे, संबंध के जो ऑर्डर पेयर होंगे क्रमित युग्म, उस क्रमित युग्म का पहला अवयव जो होगा वो समुच्चय ए में होगा और दूसरा अवयव जो होगा बी वो बिलोंग्स करेगा समुच्चय बी में, सेट बी में, ठीक। इसके अलावा एक जो है परिभाषा दी जाएगी संबंध की कि ये जो अवयव दिए गए हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी से, ये एक दूसरे से आपस में किस तरह से संबंधित है। तो यहाँ पे संबंध दिया जा रहा है बी इज इक्वल टू, कामा लगा के बी इज इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक। ये मान लीजिए कोई संबंध परिभाषित किया गया है समुच्चय ए से समुच्चय बी, समुच्चय के ए के अवयवों से समुच्चय बी के अवयव किस तरह से संबंधित है, वो यहाँ पे एक जो है संबंध की परिभाषा दी गई है। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस संबंध आर के अवयव कौन कौन से होंगे, अवयव कैसे निकालेंगे आप, संबंध कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। इसको मिटा दीजिए। यहाँ पे जो संबंध डिफाइन किया गया है, जो संबंध के अवयव होंगे एक ऑर्डर पेयर में, वो तभी एक दूसरे से संबंधित होंगे जब b इज इक्वल टू ए प्लस 5 हो, b इज इक्वल टू ए प्लस 5 हो, तभी जो है एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो अब अगर हम समुच्चय ए के अवयव लेते हैं 1 2 और 3, इस पे देखते हैं अगर ए बराबर अगर 1 हम रखेंगे तो b को कितना होना चाहिए? b को होना चाहिए 1 धन 5, 1 धन 5 मतलब 6 होना चाहिए। और अगर a को हम 2 लेते हैं तो b को कितना होना चाहिए? b को होना चाहिए 2 धन 5, क्योंकि b इस तरह से डिफाइन किया गया है तो b को होना चाहिए 5, 2 में 5 जोड़ दीजिए 7 आना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर हम समुच्चय ए के अवयव तीसरा अवयव 3 लेते हैं तो हमें जो है b में होना चाहिए 3 धन 5 मतलब 8। तो ऑर्डर पेयर बनेगा 1 और 6 का, दूसरा बनेगा 2 एवं 7 का, तीसरा बनेगा 3 और 8 का। ये जो हमारे क्रमित युग्म बन गए। अब देखिए, अब ये जो क्रमित युग्म बने हैं इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो पहला अवयव है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तो समुच्चय ए के अवयव हैं 1 2 3, लेकिन जो क्रमित युग्म के दूसरे अवयव 6 7 और 8 हैं, तो ये जो है क्या समुच्चय बी के अवयव हैं? चूँकि संबंध का जो परिभाषा है उसमें अवयव जो होंगे वो ए और बी के क्रमित युग्म तो होंगे, लेकिन ए जो है बिलोंग्स करेगा ए में और बी बिलोंग्स करेगा बी में।
यदि ए में है, बी में है, तभी संबंध बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ए तो ठीक है, समुच्चय ए में है, ए के जितने भी हम मान रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बी का मान निकल के आया है ए के रिस्पेक्ट में, जो बी के वैल्यू आई हैं 6, 7, 8, वहाँ पे जो 6 आ रहा है पहला ऑर्डर पेयर का, तो 6 क्या समुच्चय बी में है, समुच्चय बी का अवयव है? तो आप कहेंगे नहीं। तो जब बी का अवयव है ही नहीं तो फिर ये संबंध का अवयव नहीं हो सकता। इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर पहला आया है 1 और 6 का, ये जो है संबंध का अवयव नहीं होगा। ठीक है। दूसरा देखिए 2 और 7, 2 भी है समुच्चय ए में और 7 भी समुच्चय बी में है। इसका मतलब ये जो है अवयव होगा संबंध का। 8, ये जो 3 और 8 का जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, इसमें 3 जो ए में है और 8 संबंध समुच्चय बी में है। इसका मतलब ये भी इस संबंध का सदस्य होगा, अवयव होगा। इसका मतलब कि जो निकलेगा इसे संबंध के जो अवयव होंगे वो होंगे केवल इसमें केवल 2 और 7 होगा और 3 और 8, 2 ही अवयव होंगे। एक तो होगा 2 और 7, आर में अवयवों की संख्या केवल 2 होगी। पहला होगा 2 और 7, दूसरा होगा 3 और 8। ठीक। लेकिन ए क्रॉस बी हमने क्या निकाला था? अगर ए क्रॉस बी निकालें इसमें, तो उसमें कितने अवयव आएंगे, कितने सदस्य होंगे? क्योंकि इस ए में 3 अवयव हैं और बी में 3 अवयव हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी में कितने आएंगे? 3 × 3 मतलब 9। संबंध आर में अवयव 2 आ रहे हैं, 2 और 7, 3 और 8। लेकिन अगर हम ए और बी के कार्तीय गुणन निकालते हैं तो इसमें टोटल 9 अवयव आ रहे हैं। और 9 अवयव होंगे कौन कौन से? पूरे 9 सदस्य कौन कौन से होंगे? एक होगा 1 7 होगा, 1 8 1 9, फिर 2 7 2 8 2 9, फिर 3 7 3 8 3 9, इस तरह से होंगे। तो जो ए और बी, ए क्रॉस बी का जो अवयव होगा, अब ध्यान दीजिएगा, जो संबंध के अवयव 2 और 7 3 8 निकल के आए हैं, ये एक अवयव, ये एक अवयव, ये हमेशा ए क्रॉस बी में रहेगा। इसका मतलब संबंध किसी भी किन्हीं 2 समुच्चयों के बीच में जो संबंध होगा, ए और बी में जो संबंध आर स्थापित करेंगे, तो संबंध के जितने अवयव होंगे वो सारे के सारे अवयव उन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन के अवयव होंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि संबंध आर जो है, 2 समुच्चयों में जो संबंध हम निरूपित करेंगे, वो संबंध आर हमेशा उन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन का सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा। इसका मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यही तो निकल के आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जो 2 समुच्चयों के बीच अगर हम संबंध निकाल रहे हैं, कोई स्थापित कर रहे हैं आर, तो हमेशा आर उन दोनों समुच्चयों के क्रमित युग्म का सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा। ठीक। इसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यही चीज़ है। ये 1 मिनट, यहाँ पे जो है ये जो है आर डिफाइन किया गया है क्रमित युग्मों ए और बी का समुच्चय, जहाँ पे ए में बिलोंग्स करेगा और बी समुच्चय बी में बिलोंग्स करेगा। और संबंध की परिभाषा दी गई है कि b = a+5। अगर इस तरह से कोई अवयव होंगे तभी वो एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो ये समुच्चय ए है, समुच्चय बी के अवयव हैं। 2 7 से संबंधित हो गया, क्योंकि 2 धन 5 = 7, 3 धन 5 = 8। इस तरह से समुच्चय ए के अब दोनों
अवयव समुच्चय बी के इन दोनों अवयवों से संबंधित हो गए। तो जो संबंध के अवयव निकल के आ रहे हैं वो हो रहे हैं ये 2, 7 और 3, 8। लेकिन अगर हम इनका कार्तीय गुणन अगर निकालते हैं A क्रॉस B, तो इसके इतने सारे अवयव आते हैं, 9 अवयव। 1, 7, 1, 8, 1, 9, 2, 7, 2, 8, 2, 9 और 3, 7, 3, 8, 3, 9। तो आप देखिए यहाँ पे जो संबंध के अवयव निकल रहे हैं, संबंधार के अवयव हैं 2, 7 और 3, 8, वो इसके अवयव होंगे। 2, 7 ये है और 3, 8 यहाँ पे। इसका मतलब ये R जो है वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। ठीक, अब इसके बाद आइए यहाँ पे ये जो है इस तरह से, 1 मिनट, ये मान लीजिए आप, ये जो है आपकी किताब के कुछ संबंध दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक समुच्चय है A, मान लीजिए कोई समुच्चय A है जो किसी स्कूल की कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक, समुच्चय A किसी स्कूल की कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय है, तथा समुच्चय B जो है समुच्चय B उसी स्कूल की कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय समुच्चय B निरूपित किया है यहाँ पे, और कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय समुच्चय A से यहाँ पे निरूपित कर दिया है। तो अब समुच्चय A से समुच्चय B के संबंधों के बीच जो है कुछ उदाहरण होंगे। जैसे मान लीजिए कक्षा 12 के कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, तो उन दोनों विद्यार्थियों में वो जो विद्यार्थी हैं उनके बीच कुछ न कुछ संबंध जरूर होगा। या तो वो जो है भाई भाई होंगे, या भाई बहन होंगे, या और इस तरह से, या छोटे बड़े होंगे, कक्षा 11 के विद्यार्थी छोटे होंगे बड़े के, और 12 के बड़े होंगे। या फिर तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि जो पहला संबंध इसने बनाया है कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को लेकर के, पहला संबंध इस तरह से बनाया है कि इस क्रमित युग्मों A और B का समुच्चय, जहाँ पे A जो है A क्रॉस B, मतलब A और B का जो क्रमित युग्म है उसमें बिलोंग्स करेगा। A क्रॉस B बनाएंगे कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों का जो समुच्चय है उसका कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो उसमें A और B जो है ये हमेशा बिलोंग्स करेगा, हमेशा रहेगा उसमें। और A जो है B का भाई है। A मतलब कक्षा 12 का विद्यार्थी, B मतलब कक्षा 11 का विद्यार्थी। तो जब कक्षा 12 और कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं वो अगर भाई भाई से संबंधित हैं, तभी जो है इस संबंध में अवयव होंगे। ठीक, इसके अलावा एक दूसरा संबंध बनाया है कि A और B वाहन है। तो इस तरह से अगर जब एक दूसरे से संबंधित होंगे तब ये इस संबंध के अवयव हो जाएंगे। इसके अलावा A की आयु B की आयु से बड़ी है, मतलब कक्षा 12 के विद्यार्थी जो हैं उनकी आयु अगर कक्षा 11 के विद्यार्थियों की आयु से बड़ी है, ऐसे जितने भी जोड़े बनेंगे, ऐसे जितने भी पेयर बनेंगे, वही जो है इस संबंध में आएगा। और इस तरह से ये जो है डिफाइन करने की कोशिश किया है। ठीक, इसके बाद ये तो हो गया संबंध है क्या है, उसकी परिभाषा, कार्तीय गुणन। और अब संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ठीक, संबंध का प्रांत मतलब डोमेन, परिसर रेंज, और सहप्रांत कोडोमेन। इस तरह से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, इसको समझते हैं कैसे निकाला जाएगा। दो संबंध हैं, अगर दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय में अगर कोई संबंधार डिफाइन किया गया तो उस संबंध का प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा और सहप्रांत क्या होगा।
आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है, एक दूसरा समुच्चय बी है, ए के अवयव हैं 1 2 3, दूसरे समुच्चय जो बी है इसका अवयव मान लीजिए 2 5 6, 2 5 और 6। ठीक, ये दो समुच्चय हैं और इस पे एक संबंध डिफाइन किया गया है इस तरह से कि b इज इक्वल टू 2a। मतलब r के जो अवयव होंगे क्रमित युग्म में a और b के रूप में, जो कि हमेशा a और b के कार्तीय गुणन का अवयव होगा। b जो है बिलोंग्स करेगा a क्रॉस b में। ये जो अवयव होंगे ये तभी एक दूसरे से संबंधित होंगे संबंध r के द्वारा जब b बराबर 2a, a का 2 गुना। इस तरह से एक संबंध मान लीजिए डिफाइन किया गया है। तो संबंध r के अवयव कौन कौन से होंगे सदस्य? तो यहाँ पे संबंध r जब हम निकालेंगे तो इसके अवयव आएगा b मतलब समुच्चय b का अवयव, a मतलब समुच्चय a का अवयव। तो b के वे ही अवयव जो है समुच्चय a के अवयव से संबंधित होंगे जब b का जो अवयव है वो हमेशा जो a का अवयव है उसका 2 गुना हो। तो यहाँ पे देखिए a का एक अवयव है, अवयव 1 है, पहला 1 है तो a का 2 गुना क्या होगा? 2 होगा। तो इसका मतलब 1 2 से संबंधित होगा। ठीक, 2 का 2 गुना 4 होगा, ये तो होगा नहीं। 3 का 2 गुना क्या होगा? 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 3 जो है 6 से संबंधित हो जाएगा। इसका मतलब संबंध r के अवयव होंगे 1 और 2, और संबंध और कौन होगा? 3 और 6। ठीक, तो यहाँ पे संबंध r में केवल 2 अवयव मिल रहे हैं, 1 2 और 3 6। ठीक, लेकिन a क्रॉस b अगर निकालेंगे, a और b का कार्तीय गुणन अगर निकालेंगे तो a में 3 अवयव हैं, b में 3 अवयव हैं, तो टोटल 9 अवयव निकल के आएंगे। और वो क्रमित युग्म में कौन कौन से होंगे? एक होगा 1 2 होगा, दूसरा होगा 1 5, तीसरा होगा 1 6, चौथा होगा 2 2, पाँचवा 3 2 5 2 6, फिर 3 2 3 5 3 6। इस तरह से सबका जो है इन सब के साथ ऑर्डर पेयर बना करके लिखेंगे, वही जो है a क्रॉस b का अवयव होगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस संबंध, ये जो संबंध R है जो b इक्वल टू 2 है, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो जो डोमेन होता है उसको हम लिखते हैं, डोमेन मतलब प्रांत, उसको हम निरूप इस तरह से लिखते हैं डोम R मतलब R का डोमेन। इसके अवयव कौन कौन से होंगे? देखिए, जो डोमेन का अवयव होगा वो पहली बात तो समुच्चय A का अवयव होगा। ठीक, डोमेन का अवयव समुच्चय A का होगा, बाकी जो रेंज का अवयव होगा, बाकी जो कोडोमेन का अवयव होगा वो समुच्चय B के अवयव होंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो ये यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि प्रांत का अवयव जो है जिस समुच्चय से समुच्चय A है जिससे संबंध स्थापित किया है उसका अवयव होगा, और सह प्रांत और परिसर का अवयव जो है जिसमें संबंध स्थापित करते हैं मतलब समुच्चय B के अवयव होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब डोमेन निकालते हैं तो डोमेन के अवयव समुच्चय A के सारे अवयव नहीं होंगे, समुच्चय A के सिर्फ वही अवयव होंगे जो संबंध R द्वारा समुच्चय B से के अवयवों से संबंधित होंगे। सिर्फ वही समुच्चय A के अवयव डोमेन के अवयव कहलाएंगे। तो यहाँ पे R के जो अवयव 1 2 और 3 6 निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब समुच्चय 1 का जो 1 है और समुच्चय B के अवयव 2 से संबंधित है। तो यहाँ पे 1 और ये 3 सिर्फ यही डोमेन के अवयव होंगे, 1 और 3, जबकि
समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 हैं, लेकिन यहाँ पे जब डोमेन हम निकाल रहे हैं तो समुच्चय ए के ही अवयव होंगे, 1 और 3 समुच्चय ए के अवयव होंगे, लेकिन समुच्चय ए के सभी अवयव ना होकर के सिर्फ वही अवयव होंगे जो संबंध आर द्वारा समुच्चय बी के अवयवों से संबंधित होंगे, मतलब 1 और 3। क्लियर हुआ। उसके बाद रेंज देखते हैं। रेंज को हम इस तरह से निरूपित करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो संबंध का रेंज निकालने के लिए, रेंज हमने जैसे पहले ही बताया कि ये समुच्चय बी के अवयव होंगे, तो बी के सारे अवयव नहीं होंगे, बी के सिर्फ वही अवयव होंगे जो संबंध आर द्वारा समुच्चय ए से संबंधित होंगे। जैसे इसमें दिए थे कि सभी अवयव नहीं थे, केवल 1 और 3 था। तो इसी तरह रेंज के अवयव जो होंगे जो आर जो संबंध के जो क्रमित युग्म निकल के आए हैं, ये 2 1 2 और 3 6, तो इसी में से होंगे 2 और 6 होंगे, बस केवल 2 और ये 6, इसका मतलब 2 और 6 रेंज के अवयव होंगे परिसर के। ठीक। और कोडोमेन क्या है? सहप्रांत। सहप्रांत में समुच्चय बी के सारे अवयव होंगे। सहप्रांत में समुच्चय बी के जो दूसरा समुच्चय है उसके सारे के सारे अवयव कोडोमेन के अवयव कहलाएंगे, अर्थात कोडोमेन समुच्चय बी ही होता है। ठीक। ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाए, बाकी इस तरह से जो इसकी परिभाषा है संबंध का रेंज और डोमेन कोडोमेन, वो इस तरह से है। संबंध का एक मिनट, यदि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब जो रिलेशन है अगर ए से बी में बना हुआ है तो वहाँ पे संबंध जो बनेगा, संबंध का जो प्रांत होगा, डोमेन होगा, वो यक्स सच दैट यक्स मतलब सभी यक्स के समुच्चय होंगे। और यक्स किसके अवयव होगा? ए का अवयव होगा। ये सभी यक्स का अवयव होगा जहाँ पे यक्स जो होंगे समुच्चय ए के अवयव होंगे, और साथ ही साथ यक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब समुच्चय ए के वही अवयव होंगे, वही यक्स अवयव होंगे ये जो समुच्चय बी के अवयव बी द्वारा बी के साथ संबंध आर द्वारा संबंधित हो। ठीक। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, जैसे यहाँ पे 2 और 3 निकल के आया है। फिर संबंध का परिसर क्या होगा? रेंज क्या होगा? रेंज के वो अवयव होंगे, मतलब y सच दैट y मतलब सभी y के समुच्चय, और y क्या है? समुच्चय b का अवयव है, b का, ये सभी y का समुच्चय है जहाँ पे y जो है समुच्चय b का अवयव है, और यक्स y बिलोंग्स टू r होना चाहिए। इसका मतलब कि y जो है समुच्चय a के किसी न किसी अवयव द्वारा संबंध r द्वारा संबंधित होना चाहिए। ठीक। ये तो हो गया रेंज। उसके बाद जो है सहप्रांत जो होता है, सहप्रांत डायरेक्ट वही समुच्चय बी ही होगा। सहप्रांत समुच्चय बी होगा, मतलब समुच्चय बी के सारे अवयव कोडोमेन के अवयव होंगे। ठीक। उसके बाद एक मिनट। ठीक। तो ठीक है, फिर आज हमने जो है समुच्चय के जो कार्तीय गुणन हैं उसको पढ़ा। संबंध पढ़ने के लिए ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो दो समुच्चयों ए और बी के कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं, उसके अवयव कौन कौन से होंगे, उसको पढ़ा। ठीक। उसके बाद संबंध की परिभाषा, संबंध है क्या, ठीक, उसको पढ़ा। कुछ दैनिक जीवन के संबंध है उसको देखा, और फिर जो है संबंध के प्रांत और परिसर रेंज के बारे में देखा। वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, इस वजह से आज इतना ही। बाकी जो अगले लेक्चर में है इसके आगे लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।